आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी रचनाएं। तो साहित्यकारों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन काल के साहित्यकार, और मध्यकालीन साहित्यकार, और आधुनिक काल के साहित्यकार। तो साहित्यकारों को पहले हम देखेंगे प्राचीन काल के साहित्यकार। तो प्राचीन काल के प्रमुख जो साहित्यकार हैं उनमें कालिदास सबसे पहले आते हैं, और इनकी जो भाषा थी वह परिष्कृत भाषा थी। और इनकी जो रचनाओं की बात करें तो विक्रम शौर्यम, मालविका, विनिक्रम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ऋतु संहार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद दूसरे कवि आते हैं हमारे भर्तृहरि। भर्तृहरि को हम संत कवि के रूप में भी जानते हैं। इनकी जो भाषा थी वह श्लोकी थी, यानी श्लोकों के रूप में इन्होंने अपनी जो रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, इनकी तीन रचनाएं हैं। इसके बाद अगले कवि आते हैं, वो है हमारे भवभूति। भवभूति ने उत्तर रामचरित्र, मालती माधव, महावीर चरित्र आदि रचनाएं की हैं। और इनकी भाषा जो है, इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग नाट्य शैली के रूप में किया है। और भवभूति को हम प्रकृति कवि के रूप में भी जानते हैं। अगले हैं हमारे बाणभट्ट। बाणभट्ट जो हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वह हर्षचरित्र, कदम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन या मध्यकाल के जो साहित्यकार हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जगनिक। जगनिक की सबसे जो फेमस रचना है वो है आलाखंड। इसके बाद केशव दास आते हैं, इन्हें हम रीतिकाल के जो प्रमुख कवि थे और इनकी जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। और इनकी रचनाओं की बात करें हम, तो इनकी जो रचनाएं हैं, आज हमने जो वीडियो है अपने नोट्स से बनाया है, क्योंकि अ, कुछ ऐसी ही वजह थी, थोड़ा टाइप वगैरह नहीं कर पाए, तो हमने सोचा वीडियो तो प्रोवाइड कर ही देते हैं। तो ठीक है, आप बताएं हमें आपको इस नोट से बनाया हुआ वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम कभी अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं केशव दास पे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। चलिए, और आप हमें सपोर्ट करें तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए जो सिलेबस फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हम अपने काम अच्छे से कर पाएँ, तो आप थोड़ा सपोर्ट भी करें, है ना। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे। तो रचनाओं की बात करें इनकी: रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और वीर सिंह। इसके अलावा वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बाबरी, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्सिक इनकी प्रमुख रचनाएं थी। किनकी? केशव दास की। आगे बढ़ जाते हैं हम। इसके अलावा संत जो सिंगाजी थे, इनकी रचनाएं थी परचुरी, 15 तिथि और 12 मासी। तो संत सिंगाजी की सबसे जो फेमस रचना है वह 12 मासी है। तो 12 मासी के लिए बहुत फेमस थे संत सिंगाजी। ठीक है, इसके अलावा भूषण कवि आते हैं। तो भूषण कवि जो थे वह वीर रस के कवि कहलाते हैं, और इन्होंने वीर रस से ही संबंधित बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं हम। देखिए, शिवा भावनी, भावनी और छत्रसाल दशक, भूषण दशक, भूषण हजारा और दूषण उल्लास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए, तो इसके बाद आते हैं हम पद्माकर। पद्माकर जो है, इनकी जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। और इनकी रचनाओं की बात करें तो पद्माकर की जो रचना है अली जहां प्रकाश, जगत विनोद और राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, हितोपदेश और काली पद्मिनी इनकी प्रमुख जो रचनाएं रही हैं। किनकी? पद्माकर की। ठीक है, तो हम रचनाओं के बाद आगे बढ़ जाते हैं मध्यकालीन के बाद। अब हम आते हैं आधुनिक काल पे। देखिए, घाघ और इसरो भी इनके जो मध्यकालीन कवि हैं, तो इन्हें भी आप याद रखना। इसके बाद मध्यकालीन साहित्यकार को देख लेते हैं। तो यानी जो आधुनिक काल के जो साहित्यकार हैं उन्हें देख लेते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं। देखिए, एकमात्र भारतीय आत्मा कहलाते हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है ना, तो इन्हें हमें याद रखना है। इसके अलावा अब आते हैं हम इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पुष्प की अभिलाषा। देखिए, ये यहाँ पे लिखा है कि 1889 से 1968 तक। तो इनकी जो जीवन रहा है वो है, जन्म हुआ था 1889 में, और ये ब्रह्म विलीन हो गए हैं 1968 में। ठीक है, तो इनकी रचनाएं हैं: पुष्प की अभिलाषा, हिमक्रीटनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, मरण ज्वार और वनवासी, समय के पाप, चिंतक की लाचारी और रंगों की बोली इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो ये राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखना। एकमात्र भारतीय जो कवि थे जो राष्ट्र के लिए और राष्ट्र की गौरवता की गुणगान करते थे। और इसके अलावा हम आते हैं जो नेक्स्ट कवि हैं, मुल्ला राम जी। इनकी भाषा जो थी वह गुलाबी, ये इनकी भाषा उर्दू थी बेसिकली। तो गुलाबी उर्दू शैली इनकी प्रमुख जो भाषा थी। इसके अलावा इनकी रचनाएं देख लेते हैं: लाठी और भैंस, शादी, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना, तारीख, जिंदगी और सिपा खाना इनकी प्रमुख
रचनाएं थी। अब आते हैं हम बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली, इतनी सारी इन्होंने भाषाओं में अपनी रचनाएं की हैं। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की सबसे फेमस रचना थी हमारी रश्मि रेखा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे कुमकुम है। ठीक है, रश्मि रेखा तो हम बता ही चुके हैं। स्तवन है, उर्मिल, और जो उर्मिला है इनकी भी फेमस रचना है। और उपलक, हम विषयी जन्म के, तो इतनी सारी इनकी रचनाएं अलग भी हैं। तो उर्मिला और रश्मि रेखा इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उन्हें आप याद रख सकती हैं। ठीक है, सबसे फेमस हैं ये दो रचनाएं इनकी। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्हें तो हम अच्छे से जानते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी भाषा की बात करें तो सरल पद्य शैली थी इनकी इनकी इसके अलावा इनकी रचनाएं जो झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, बचपन, बिखरे मोती, सवा की सवा के सवा के खेल, सवा के खेल, यहाँ पे ये खेल लिखा है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो आप समझ लेना, है ना। सवा के खेल, इन और सीधे साधे चित्र इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो कवि हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी जो भाषा थी वह खड़ी बोली से युक्त आम भाषा रही है, इनकी खड़ी बोली से युक्त आम भाषा रही है। इसके अलावा रचनाओं की बात करें तो गांधी पंचसती, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्हें मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं। और इनकी भाषा थी हिंदी भाषा में इन्होंने फैंटेसी शैली का प्रयोग किया है। तो इसके अलावा रचनाओं की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा, नए निबंध, और भूरी रखरखाव, धूल, एक साहित्य की डायरी, कामायनी कामायनी एक पुनर्विचार। देखिए, कामायनी वैसे जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन उन्होंने जो रचना की है कामायनी एक पुनर्विचार, जे वाली है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन जो कामायनी एक पुनर्विचार है वो किसकी है, हमारी ये रचना है हमारी गजानन माधव मुक्तिबोध की। हरिशंकर परसाई की बात करें तो भाषा सरल और सरस रही है। रचनाएं इनकी बात करें तो जैसे जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं। इसके अलावा रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पाप पीछे, बेईमानी की जो परत है, बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और पगडंडियों का जमाना है, इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं हरिशंकर प्रसाद की। देखिए, हरिशंकर प्रसाद जो थे वो व्यंग कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखना। ठीक है, व्यंग कवि थे ना। इसके अलावा शरद जोशी पे आते हैं तो भाषा इनकी व्यंगात्मक थी, जैसे कि हरिशंकर प्रसाद की थी। इनकी रचनाएं बात करें, पिछले दिनों, राह किनारे बैठ, जीप पर सवार झिल्लियाँ। इसके अलावा किसी बहाने, अंधों का हाथी, एक था गधा, तिलिस्म, मैं और केवल मैं, इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। इसके अलावा एक दो कवि और बचते हैं आधुनिक काल के, उन्हें भी देख ही लेते हैं हम। देखिए, शिवमंगल सिंह सुमन है। इनकी जो भाषा है खड़ी बोली पद शैली में इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। रचनाओं की बात करें तो जीवन के गान, हिल्लोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी। यहाँ से लिखा है विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, है ना। बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, और युग का मोल, इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं शिवमंगल सिंह सुमन की। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं नंद दुलारी वाजपेयी। तो नंद दुलारी वाजपेयी जो 20वीं शताब्दी के कवि थे, और इनकी जो रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के नए प्रश्न, देखिए लिखे हैं 20वीं शताब्दी के, यहाँ पे लिखा था, तो 20वीं शताब्दी के नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, रीति और शैली, और हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं। सबसे जो फेमस रही है तो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है, तो इस रचना को आप याद रखें। मालती माधव के जो आप कुछ यहाँ पे सारे जो खत्म हो गए हैं हमारे, आप कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में कुछ एक दो रचनाएं देख रखी हैं, तो उन्हें भी आप देख ही लेते हैं। इसके अलावा हम भाषा, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख जो बोलियां हैं, किस किस जिले में, किस किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं आके। देखिए, मालती माधव के रचनाकार कौन है, भवभूति हमारे मालती माधव के रचनाकार हैं। चकित है दुख, अभी रचनाएं देखी थी हमने, तो किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, तो उपदेश पद्माकर की रचना है। ठीक है, और चलिए अब इसके अलावा हम देख लेते हैं जो भाषाएं हैं कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उन्हें देख लेते हैं। देखिए, नोट्स हैं तो कुछ ट्रिकों का यूज़ करते हुए हमने
जो भाषाएं हैं वो लिखी हैं, तो देख लें, 2 मिनट लगेंगे इनको देखने में। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है जो है यूनिट 1.7 का, उसको भी हम कवर कर देंगे। तो राज्य के जनजातीय जिलों में मुख्यतः गोंडी, भीली और कोरकू आदि जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं। तो राज्य की बोलियों में क्षेत्र को बुंदेली बोली कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है हमारे पूरे बुंदेलखंड में। अब बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? देखिए, सागर, दमोह, पन्ना और ग्वालियर और छतरपुर। वही है, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर और ग्वालियर, दमोह, इतने सारे जिले हैं। इसके अलावा बघेली बोली को देख लेते हैं। देखिए, ऐसी कुछ ट्रिक लिखी हैं, आप इनको खुद पढ़ सकते हैं ना। बघेली बोली को देख लेते हैं। रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, इतने जिलों में हमारी बघेली बोली बोली जाती है। यानी मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये बोली बोली जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा निवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो निवाड़ी बोली बोली जाती है, देखिए, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा और जो छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, यहाँ पे निवाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। और इसके अलावा आप मालवी बोली की बात करते हैं, तो मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? देखिए, ए का मतलब है यहाँ पे कहाँ है, जो ए का मतलब है हमारा, ये देखिए, जो बुरहानपुर, हरदा, छिंदवाड़ा, इंदौर और उज्जैन, इतनी जगह हमारी मालवी बोली बोली जाती है। तो इन बोलियों को भी आप याद रख सकते हैं। तो हमने आज मध्य प्रदेश की भाषा, जो बोलियां थी और साहित्यकार थे, उनको पूरा देख लिया है। ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है। ओके, थैंक यू।